हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि सर यूपी ट्रिपल एससी का भी शुरू कीजिए, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम है तो उसके लिए भी कुछ शुरू कीजिए। तो मैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए आज से फिर से शुरू कर रहा हूँ नया सेगमेंट, और इसके तहत हम डेली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नॉन टेक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, किसी दिन हिंदी का तो किसी दिन जीएस का, अलग अलग टर्म्स का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे डेली। आज हम लेकर के आए हैं जीएस के क्वेश्चंस हैं, जीएस के कुछ क्वेश्चंस ले आए हैं, उसका एक्सप्लेनेशंस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पेन कॉपी ले लीजिएगा जिससे आप उसका एक नोट्स प्रिपेयर करते चलें। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको फ़ायदा इसका मिलेगा। 110% श्योर हूँ कि जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। तो हम शुरू करेंगे आज का, बिना आगे कुछ करते हुए हम चलते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की यदि हम बात करें तो पूरे यूपी से गुजरने वाला, यदि यूपी में ढेर सारे नेशनल हाईवे गुजरते हैं, लेकिन उस नेशनल हाईवे में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो उसका नाम है नेशनल हाईवे 2, NH2। NH2 ऐसा नेशनल हाईवे है जो आपका यूपी से गुजरने वाला सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। अब थोड़ा सा हम नेशनल हाईवे के बारे में जान लें। नेशनल हाईवे की यदि हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH44 है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, NH44 ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पहले NH7 था, NH7 पहले था, लेकिन अब नेशनल हाईवे NH7 जो था, अब नेशनल हाईवे NH7 नहीं है, अब नेशनल हाईवे आपका 44 है। चूंकि नाम परिवर्तित किया गया नेशनल हाईवेज का, इसी वजह से अब NH7 सबसे बड़ा नेशनल हाईवे नहीं है। नेशनल हाईवे सबसे बड़ा NH44 है जो आपका श्रीनगर से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक जाता है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 2 कहां से कहां तक है। तो नेशनल हाईवे 2 की यदि हम बात करें तो नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक, यानी कहां तक है, दिल्ली से लेकर कोलकाता का नेशनल हाईवे 2 है। नेशनल हाईवे 2 की यदि हम बात करें तो नेशनल हाईवे 2 को चूंकि नाम जो परिवर्तित हुआ है, इस नाम परिवर्तन के आधार पर इसको अब NH, याद रखिएगा, NH19 नेशनल हाईवे 19 के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा कि इसे अब नेशनल हाईवे 19 के नाम से जाना जाता है। ये चूंकि नेशनल हाईवे दिल्ली से कलकत्ता तक है। एक और चीज जानना जरूरी है कि नेशनल हाईवे 1 जो अमृतसर से दिल्ली तक है, याद रखिएगा, भारत में अमृतसर से दिल्ली तक है, और नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से कलकत्ता तक। जब NH1 और NH1 और NH2 को एक साथ मिला देते हैं, दोनों को मिलाने के बाद जो नेशनल हाईवे जो बनता है उसको हम बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, और जीटी रोड जिसे बोलते हैं जीटी रोड। और जीटी रोड की मरम्मत किसने कराई थी? क्योंकि बनवाया वर्ड कई जगह बुकों में लिखा है बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया नहीं था, उसका केवल मरम्मत कराया था। सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी जो संस्थापक था, उसने नेशनल NH1 और NH2 को मरम्मत करवा करके उसका नाम दिया था जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड नाम था उसका, ठीक है। क्योंकि उसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उसका नाम जीटी रोड कर दिया, ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो सबसे पहले जानते हैं कि यूपी में लोकायुक्त आया कब। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 1975 में 1975 में एक अधिनियम पारित हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम था उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975, जो 1975 में लागू हुआ। और जब 1975 में लागू हुआ, इसके तहत पहली बार 1977 में न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल को, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल को आपका बनाया गया, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त बनाया गया। कब बनाया गया? 1977। इनका जो कार्यकाल था 1977 से 1982 तक था। याद रहेगा कब से कब तक था? 1977 से 1982 तक न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल का आपका कार्यकाल था। एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो याद रखिएगा संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति संजय मिश्रा आपके वर्तमान में लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है
किस मुगल बादशाह के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध आपको पता होगा कि दो लोगों के मध्य लड़ा गया था। एक था अंग्रेज और दूसरा पार्टी था। उस पार्टी में 3 अलग अलग शासक सम्मिलित थे। अब बात करते हैं दोनों सबके बारे में, अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बक्सर का युद्ध लड़ा कब गया था? 22 अक्टूबर 1764 में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट भी एग्जाम में अब आजकल पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह, इन तीनों की सम्मिलित सेना ने अंग्रेजों से लड़ी थी, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। अब बात करते हैं अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। उस समय मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड थे। कौन थे मुगल बादशाह? शाह आलम सेकंड मुगल बादशाह थे। उस समय अवध के नवाब सुजाउद्दौला जो थे, अवध का जो नेतृत्व किया था वो थे सुजाउद्दौला, और पूर्व नवाब, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम। ये 3 लोग मिलकर के लड़े थे अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन उसमें अंग्रेज विजयी रहे। हेक्टर मुनरो ने सबको पराजित कर दिया और वह विजेता रहा था। और कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों की नींव मजबूत करने वाला युद्ध कौन सा था? तो यही बक्सर का युद्ध था, जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कब हुआ था, क्यों हुआ था, तो ये भी जान लेते हैं। आपको पता होगा कि 1911 में, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1911 ईस्वी में जो हमारे ब्रिटिश शासक थे, जो राजा थे, ब्रिटिश राजा जो थे जॉर्ज पंचम, अपनी महारानी जो उनकी पत्नी थी, जिनका नाम था विलियम मैरी। क्या नाम था? विलियम मैरी। जॉर्ज पंचम विलियम मैरी के साथ 1911 में भारत आए। जब वो भारत आए उस समय हमारे जो वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय नाम था। उन्होंने उनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। याद रखिएगा 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। किनके स्वागत के लिए किया गया था? जॉर्ज पंचम, महाराज जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी के स्वागत के लिए किया गया था। और उसमें यह निर्णय लिया गया, 2 बड़े निर्णय लिए गए। सबसे पहला निर्णय लिया गया कि आपका बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया जाए, और सेकंड निर्णय लिया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित करके दिल्ली कर दी जाए। और 1911 में यह निर्णय लिया गया और 1912 में आपका दिल्ली राजधानी बन गई भारत की। याद रहेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? सबसे पहले तो जानते हैं 170 संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 170 उल्लेख करता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या और न्यूनतम सीटों की संख्या क्या होगी, यह निर्धारित करने का काम कौन करता है? आर्टिकल 170 करता है। आर्टिकल 170 के अनुसार किसी भी विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या, किसी विधानसभा में अधिकतम विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 और मिनिमम 60 होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य इसके अपवाद भी हैं, मिनिमम में कुछ राज्य इसके अपवाद भी हैं। आपके मैक्सिमम कितना रखा गया? 500 और मिनिमम 60 होनी चाहिए। उसमें एक और चीज कहा गया, एक और आर्टिकल्स है, आर्टिकल 171, आर्टिकल 171 के अंतर्गत कहा गया विधान परिषद सदस्यों की संख्या। तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या की यदि हम बात करें तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या के लिए कहा गया कि अधिकतम संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के 1/3 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/3। मीन्स कि उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की जितनी संख्या है उसके 1/3 यहां के विधान परिषद सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। और न्यूनतम क्या कहा गया कि न्यूनतम 40 विधान सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 40। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया? आर्टिकल 171 के अंतर्गत बताया गया है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश की सीमा भारत से सर्वाधिक मिलती है?
तो ये प्रश्न कई बार आया है कि पड़ोसी देश के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत से सर्वाधिक लगती है। तो वो देश आपका है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। यदि बांग्लादेश की बात करें तो यह 4096.7 किलोमीटर, याद रखिएगा 4096.7 किलोमीटर इसकी सीमा भारत से लगती है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये कैसे याद करें कि चूंकि भारत की सीमा को कौन कौन सा देश स्पर्श करता है, तो इसके बारे में बता दे रहा हूं। केवल याद करना आपको 55 MBA, ये शॉर्ट फॉर्म केवल याद करना है और इतना ही। यही 7 देश भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं, याद रहेगा। अब ये भी उसी क्रम में है, बढ़ते से घटते क्रम में है, ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम में और वही क्रम में है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे ज्यादा कौन है, सबसे उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, मतलब कि बढ़ते हुए सबसे ज्यादा किसका, उसके बाद सबसे लोएस्ट तक है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश की। कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। बी मतलब बांग्लादेश, च मतलब चाइना, प पाकिस्तान, न आपका क्या हो जाएगा नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। मतलब इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखिए, अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मान लीजिए सपोज क्वेश्चन दे दे निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से सर्वाधिक लगती है, और उसमें बांग्लादेश ऑप्शन में हो ही ना, और ऑप्शन दे दे चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, तो आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। मतलब कि ये क्रम याद करना आसान है, जरूरी है, याद रखना चाहिए। याद क्या कर लेना है? 55 MBA, बस इतना याद रखिए। ब बांग्लादेश, च चाइना, प पाकिस्तान, न नेपाल, एम म्यांमार, बी भूटान, ए अफगानिस्तान। सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। याद रहेगा, सबसे कम लगती है आपकी किसकी? अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर और सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश की 4096.7 किलोमीटर। ये चीज याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडलिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। कुंडलिया बांध किस नदी पर है? भैया कुंडलिया बांध किस नदी पर है, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहां है, किस राज्य में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीज जाना जरूरी है। तो चलिए दोनों डिस्कस करते हैं। पहले जानते हैं कुंडलिया बांध कहां है। कुंडलिया बांध मध्य प्रदेश के MP के राजगढ़ जिले में है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में है और यह काली सिंध नदी पर स्थित है। काली सिंघा भी कहते हैं, काली सिंध नदी भी कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूं। काली सिंघा नदी की यदि बात करें तो हमारे अमरकंटक हमारा नीचे का जो हमारा अमरकंटक की श्रेणियां हैं उनके नीचे से निकल कर आती हैं और इस नदी की खासियत है, यह नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल से 5 नदियां मिलती हैं, जो 5 नदियां मिलकर के उसे पंचमढ़ के नाम से जाना जाता है, पंचमढ़ी के नाम से। कौन कौन सी नदी है? बनास नदी है, काली सिंघा नदी है, पार्वती नदी है, क्षिप्रा है और चंबल है। इन 5 नदियों को पंचमढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि इसका चूंकि इसका उद्घाटन मतलब इसका शिलान्यास जो किया गया था वो हमारे इस समय वर्तमान में फिर हमारे बने हैं वो शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें हम मामा के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के नए हमारे मुख्यमंत्री फिर बने गए हैं। तो वही शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2018 में इसका उद्घाटन शिलान्यास किया गया था। याद रखिएगा 2018 में इसका शिलान्यास किया गया था। किसके द्वारा? हमारे शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है, काली सिंध नदी पर। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहा है। 11 जुलाई कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। बस इतना ही बताना, इसमें और ज्यादा आप लोग जानते भी बताने कोई मतलब नहीं बनता, ये डायरेक्ट पूछता है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है औषधि के रूप में। और ये औषधि किसकी बनती है? कब्ज का, पेट में जो दर्द होता है, कब्ज बनता है, गैस बनता है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। और इसका यदि हम फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है MgOH2। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है और यह हमारे कब्ज पे औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कब्ज की औषधि के रूप में इसको बनाया जाता है। अगला है क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। किसी को बेहोश करना है, भैया उसे सुंघा दो क्लोरोफॉर्म, वो बेहोश हो जाएगा। तो याद रखिएगा, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? क्लोरोफॉर्म का। ये आज के क्वेश्चंस थे, आज हमने डिस्कस कर लिए कुछ क्वेश्चंस।
ऐसे ही हम लोग डेली डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे नए नए क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।